सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक खास सेगमेंट जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं उसमें कवर किए गए टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आखिर जिस टॉपिक पे आपने मेरे साथ मेहनत किया, अपना समय और ऊर्जा खर्च किया, उस पर आपकी कमांड कितनी मजबूत हो पाई है और प्रारंभिक परीक्षा में उस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप उनको सॉल्व करने की कंडीशन में हैं या नहीं। कुल मिलाकर प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो प्रोग्राम है काफी महत्वपूर्ण। आइए हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम साप्ताहिक एमसीक्यू में। कुछ प्रश्नों को मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक उसका जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना। पहला जो कथन है इसके संदर्भ में प्रावधान भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। दूसरा जो विकल्प कहता है कि 1950 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ तो इसके न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। तीसरा विकल्प, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 2016 के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। डी विकल्प कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें से कोई एक कथन असत्य है, उसका आपको चयन करना है। तो एक एक करके अगर हम कथनों पर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि यह जो इसके संदर्भ में जो प्रावधान भाग 5 में बताया गया है बिल्कुल सही है। साथ ही साथ अनुच्छेद 124 से 147 तक इसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से यह तो क्या हुआ, सही विकल्प हुआ। दूसरा जो विकल्प है कि 1950 में जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ तो न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक मुख्य न्यायाधीश थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे, तो इस तरह से 8 न्यायाधीश ये हो गए। वहीं जो तीसरा विकल्प है यह क्या है, गलत है और हमें इसी का चयन करना। इसलिए गलत है क्योंकि इसमें लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम जो है कि 2016 के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। 2016 नहीं, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 2019 के तहत ऐसा किया गया है। इस तरह से यह जो विकल्प है असत्य हो गया। और जो आपका डी विकल्प है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। कॉलेजियम व्यवस्था है, लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था के बाद जो उसको नियुक्ति दी जाती है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते, लेकिन हाँ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। स्टेटमेंट यह सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। चलिए एक एक करके कथनों पर हम लोग विचार कर लेते हैं और यह है आपका भारत के 48वें CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े हैं जिनका कार्यकाल अप्रैल 2021 तक है। दूसरा जो विकल्प है, ऐसे बोबड़े के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना है। तीसरा विकल्प कहता है द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में निर्धारित किया गया कि वरिष्ठ न्यायाधीश को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। डी जो विकल्प है वो कहता है कि CJI पद पर नियुक्ति के लिए वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन सर्वप्रथम 1973 में किया गया था। अब इसमें से कोई एक विकल्प जो है वह गलत है, उसी का आपको चयन कर लेना है। तो ये काफ़ी आपके लिए आसान होना चाहिए और आई होप होगा भी आपके लिए। तो पॉलिटी वाला जो सेगमेंट होता है सबसे इजी होता है। एक एक करके कथनों पर विचार करते हैं। तो देखिए, भारत के 48वें CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े हैं, यह जो है कि गलत स्टेटमेंट है। ऐसे बोबड़े साहब जो है कि भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ना कि 48वें। 48वें जो मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं वह NV रमन्ना साहब हो सकते हैं, क्योंकि इनके बाद अर्थात ऐसे बोबड़े के बाद वरिष्ठता के क्रम में वह जो है कि सबसे ऊपर
ऊपर आते हैं। और ये सही बात है कि द्वितीय न्यायाधीश मामला जो 1993 में आया था उसमें यह कह दिया गया कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उन्हीं को क्या किया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और तब से परंपरा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब रिटायर होते हैं तो उनके बाद जो सीनियर जो जज होते हैं उन्हीं को क्या किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो एन बी रमन्ना साहब जो है कि 48 में हो सकते हैं, ऐसे बोबड़े साहब 47 में है। हमको चुनना था असत्य कथन, तो पहला ही जो कथन है क्या है वो असत्य है और बाकी जितने विकल्प हैं वो सही हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न फिर जो है कि काफ़ी ज़्यादा हैं और बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। फिर उसके बाद जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य कथनों के कूट का आपको चयन करना है। पहला कथन, नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दिया जाता है। दूसरा कथन, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल 1969 में दिया गया था। तीसरा कथन, अब तक 51 बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अब आपको क्या करना है, कूट का चयन करना है। तो देखिए आपके पास विकल्प क्या है, केवल एक, दूसरा विकल्प है 1 और 2, सी विकल्प है 2 और 3 और डी विकल्प है उपरोक्त सभी। तो आपके लिए तो काफ़ी जो है कि यह इजी होगा। फिर भी एक एक करके हम कथनों पर विचार कर लेते हैं। पहला कथन है कि नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है, बिल्कुल सही दिया जाता बात है। अर्थशास्त्र का जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1969 में दिया गया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्वीडिश की जो केंद्रीय बैंक थी उसने 1968 में डिसीजन लिया कि हमें क्या करना चाहिए, इकोनॉमी के क्षेत्र में भी जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उनको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। और इसी के तहत चूंकि 1968 में इसने निर्णय लिया, उसी के तहत 1969 से दिया जाता है, सही है। अब तक 51 बार जो है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। जो 2020 का नोबेल पुरस्कार जब मिल जाएगा 10 दिसंबर को, आपको पता है 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड नोबेल साहब की पुण्यतिथि होती है, तो वो 52वां होगा। तो अब तक 51 बार दिया जा चुका है। अभी देखिए घोषणा हुई है, अभी जो नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई है इकोनॉमी के, वो घोषणा हुई, दिया नहीं गया है। दिया कब जाएगा, 10 दिसंबर को। तो इस तरह से ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो उपरोक्त जो है कि आपके जो इसका सही आंसर होगा कि सभी विकल्प क्या हैं, सही हैं। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वो है, वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को दिया गया था, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं था, ये आपको बताना। ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे, कई बार हम सोचते हैं कि बिल्कुल करंट पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन पूछ रहे जाते हैं और टॉपिक जब ज़्यादा रिलेवेंट हो तो इसकी जो भूमिका है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो अब आपको बताना है 2019 के 20 में, और मैंने आपको जब 2020 का नोबेल पुरस्कार जो अभी घोषणा हुई है जो है कि मिलग्रोम साहब और बेल्सन साहब को दिए जाने की, उसी संदर्भ में मैंने पूरा आपको बताया था 2019 के विषय में भी। तो आपको बताना है कि उनमें ये जो 3 लोगों को दिया गया था उनमें कौन शामिल नहीं थे। आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को मैक्सिमम दिए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा लोगों को नहीं दिए जा सकते। तो इसमें देखिए पहला जो नाम है वो है रैगनर एंथोन किटलफ्रिस, दूसरा है अभिजीत बनर्जी, तीसरा है एस्थर डुफ्लो और चौथा है माइकल क्रेमर। तो इसमें से एक नाम ऐसा है जिनको नहीं दिया गया, और वह जो नाम है पहला है वह है रैगनर एंथोन किटलफ्रिस, क्योंकि ये वह व्यक्ति हैं जिनको इकोनॉमी का पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था, ना कि 2019 में। और इस तरह से चूंकि यहाँ पे बात 2019 के संदर्भ में हो रही थी, तो इस तरह से ये विकल्प क्या है, असत्य है, अर्थात उनको नहीं दिया गया, बाकी लोगों को दिया गया। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है आपका कि पावर ग्रिड के संदर्भ में असत्य कथन का हमको चयन करना है। अब देखिए पावर ग्रिड है और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। पहला विकल्प है, पहला कथन, यह वह नेटवर्क है जिसमें उत्पादन केंद्र से लेकर उपभोक्ता के घर तक का नेटवर्क शामिल होता है। दूसरा कथन, भारत में 4 पावर ग्रिड विकसित किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो ग्रिड है वह उत्तरी ग्रिड है ना। तो ये जो पावर ग्रिड भारत में बनाए गए हैं, इनका कहने का मतलब 4 ग्रिड बनाए गए हैं और सबसे बड़ा जो ग्रिड है उत्तरी ग्रिड। जो तीसरा विकल्प है कि भारत के नेशनल ग्रिड में सभी बड़े पावर ग्रिड को जोड़ दिया गया है। चौथा है कि नेशनल ग्रिड का स्वामित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास है या उसका है, ये है इसका मतलब। अब इसमें से कोई आपको क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो कथन है बी वाला, इसमें लिखा है कि भारत में 4 पावर ग्रिड विकसित किए गए हैं, ये गलत है। भारत में जो है कि 5 पावर ग्रिड विकसित किए गए हैं, और 5 जो ग्रिड हैं वो कौन सा है, नॉर्थ का है, साउथ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है
और जो है कि नॉर्थ ईस्ट का एक अलग है। तो इस तरह से 5 पावर ग्रिड बनाए गए हैं। उत्तरी ग्रिड सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही है। और ये कहा जा रहा है कि जहां से उत्पादन होता है वहां से लेकर हमारे घरों तक जो भी ऊर्जा आती है उसके लिए ग्रिड विकसित किया गया है, इसी को पावर ग्रिड कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। और सभी बड़े पावर ग्रिड्स को इसमें नेशनल ग्रिड में जोड़ दिया गया है, ये भी सही है। और नेशनल ग्रिड का स्वामित्व पावर ग्रिड और कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यह आपका जो बी विकल्प है वह गलत हुआ। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, ईस्टर्न पावर ग्रिड के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य नहीं आता, ये आपको बताना। यह तो आपके लिए काफ़ी इजी प्रश्न है। तो देखिए, पहला विकल्प है आपके पास उत्तराखंड, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है सिक्किम और चौथा है उड़ीसा। आपके लिए काफ़ी इजी होगा। तो देखिए, ईस्टर्न पावर ग्रिड है, सब ध्यान दीजिए, ईस्टर्न पावर, तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा और उत्तराखंड। तो इसमें से जो उत्तराखंड है वह क्या होता है, ईस्टर्न पावर ग्रिड के अंतर्गत नहीं आता, ये नॉर्थ जो है कि पावर ग्रिड के अंतर्गत आता है। बाकी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा जो है कि आपके ईस्टर्न पावर ग्रिड के अर्थात पूर्वी पावर ग्रिड के भाग हैं। इसका भी आंसर जो हमारा निकला वो क्या निकला, ये निकला। आगे बढ़ते हैं और वो है विद्युत ग्रिड फेल होने के कारणों में किसे शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है, किसे शामिल नहीं किया जाता है। पहला है विद्युत की फ्रीक्वेंसी 49 हर्ट्ज से कम होना, दूसरा विद्युत की फ्रीक्वेंसी 51 हर्ट्ज से ज़्यादा होना, तीसरा विकल्प है आकाशीय बिजली का गिरना, डी है उपभोग कम होने पर उत्पादन कम कर देना। तो आपको यह बताना है कि विद्युत ग्रिड किन कारणों से, इसमें जिन कारण बताए गए उसमें से कौन सा ऐसा एक कारण है जिसकी वजह से विद्युत ग्रिड जो है या जो पावर ग्रिड है वो फेल नहीं होता। तो इसमें से जो आपका डी विकल्प है ये सही है। इस सही का मतलब यह है कि यही हमारा आंसर है। इसमें लिखा है कि उपभोग कम होने पर उत्पादन कम कर देना। आपको मैंने बताया था कि जो पावर ग्रिड होते हैं, इन पावर ग्रिड के फेल होने के कई कारण हैं, लेकिन उसमें जो प्रमुख कारण है डिमांड और सप्लाई का है। और डिमांड और सप्लाई में क्या होता है, जब किसी भी कारण से जो है कि सामंजस्य नहीं बैठ पाता तो ये पावर ग्रिड फेल हो जाते हैं। अर्थात अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी पावर ग्रिड फेल हो जाएगा क्योंकि उत्पादन नहीं हो पा रहा उतना। वहीं अगर क्या हो जाए, डिमांड जो है कि बहुत कम हो जाए और सप्लाई उत्पादन उतना ही रहे तो भी क्या हो जाते हैं, पावर ग्रिड फेल हो जाते हैं। तो ये आपका जो मेन का इसमें लिखा है उपभोग कम होने पर उत्पादन कम कर देना। इसका मतलब क्या है, उपभोग कम होने का मतलब क्या है, डिमांड कम होने पर क्या कर देना, प्रोडक्शन भी कम कर देना। और डिमांड कम होगा और प्रोडक्शन अगर आप कम कर देंगे तो इससे जो पावर ग्रिड है वो फेल नहीं होगा। अर्थात अगर हमें पावर ग्रिड को फेल नहीं होने देना है तो हमें यही जो नियम है इसी को अप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी घोषणा होती है कि आज हम अर्थ डे मनाएंगे, है ना, या फिर जो है कि आज कुछ देर के लिए हम घर की लाइट्स ऑफ रखेंगे, तो जो हमारे यहाँ की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होती हैं वो पहले से पूरा मैकेनिज्म सेट कर लेती हैं कि आखिर डिमांड में कितनी कमी आएगी और उसी के हिसाब से पीछे से सप्लाई को क्या करते हैं, रोकते हैं। अचानक अगर ऐसा कर दिया जाए तो तुरंत क्या हो जाएगा, पावर ग्रिड फेल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यह जो डी विकल्प है यही क्या है आपका, ये इसमें जो इसको पावर ग्रिड के फेल होने का कारण नहीं माना जाता। बाकी सही है कि अगर विद्युत की फ्रीक्वेंसी 49 हर्ट्ज से जो है कि कम होती है तो भी जो है कि फेल हो जाएगा, 51 से अगर ज़्यादा होती तो भी हो जाएगा, आकाशीय बिजली गिरती है तो उससे भी नुकसान हो जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब तक का सबसे बड़ा ब्लैकआउट किस देश में हुआ है ये आपको बताना। विकल्प है आपके पास भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया। तो इसमें से जो सही आंसर है वह है भारत। आपको पता है मैंने बताया था कि जुलाई 2012 में भारत में घटना हुई थी और लगभग 60 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। और यह जो ब्लैकआउट था ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैकआउट माना जाता है क्योंकि इसका प्रभाव सर्वाधिक लोग, अब उसके अलावा मैंने बताया था यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, चीन, जितने भी आप देश देखते हैं सब में ब्लैकआउट की घटना होती है। और ब्लैकआउट की घटना होना कोई ऐसा नहीं कि हम टेक्निकली बहुत जो है कि पीछे हैं। इसका मतलब ये है कि जो डिमांड और सप्लाई के लिए जो पूरा मैकेनिज्म है वो किसी तरह से डिस्टर्ब हो गया होगा और उसकी वजह से
हुआ, तो इसमें जो आंसर है आपका होगा भारत। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में बिजली खपत के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। अब बताना है कि कौन सा कथन जो है कि असत्य है। भारत में वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति बिजली की जो खपत है वह 1181 किलोवाट प्रति वर्ष हो गई है। दूसरा विकल्प है आईईए की रिपोर्ट के अनुसार भारत बिजली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। सी विकल्प है भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत सभी विकासशील देशों में अधिक है। डी विकल्प उजाला योजना का उद्देश्य दक्ष उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना था। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है। तो अगर देखा जाए तो पहले विकल्प में लिखा है कि जो हमारी प्रति व्यक्ति उपभोग की क्षमता है बिजली की 1181 किलोवाट प्रति वर्ष है, ये बिल्कुल सही है, बहुत कम है जो कि। और वहीं दूसरे जो विकल्प लिखा है कि भारत बिजली उत्पादन में तीसरे स्थान पर, बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो अमेरिका और चीन के बाद जो है कि हम तीसरे स्थान पर हैं। तीसरा जो विकल्प है ये गलत है। इसमें लिखा है भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत सभी शब्द जो जोड़ दिया है सभी विकासशील देशों में अधिक है, ऐसा नहीं है। हमसे बहुत से छोटे देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति जो उपभोग है बिजली की वह ज़्यादा है। तो इसकी वजह से अगर चाइना में देखें तो भी चाइना में भी ज़्यादा है क्या कि हमारे यहाँ दरअसल बिजली का उपभोग इसलिए तो क्योंकि सब तक बिजली पहुंच भी नहीं है पाई है और जनसंख्या भी क्या है ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारे यहाँ अगर हम ये कहते हैं कि सभी विकासशील देशों में जितनी ऊर्जा का उपभोग होता है उससे ज़्यादा उपभोग बिजली खपत जो है कि भारत में होता है, ये गलत है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, लेकिन अगर उपभोग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारा जो नंबर है वो काफ़ी नीचे होता है। हाँ, ये जरूर है कि उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन से हम क्या है तीसरे स्थान पर हैं। और चूंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी आबादी तक अभी भी 24 घंटे लाइट नहीं मिलती है, इसलिए हमारा जो कंजम्पशन का रेट है वो कम है। अगला जो विकल्प है कि उजाला योजना का उद्देश्य दक्ष उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है। इसी के तहत आपने सुना होगा जो एलईडी बल्ब बांटे जाते हैं इसी के तहत बांटे जाते हैं ताकि आप क्या कर सके इफिशिएंट एनर्जी का प्रयोग कर सकें। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मिलग्रोम एवं विल्सन द्वारा सुझाए गए नीलामी प्रक्रिया का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? इनको आपको पता है कि अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इन लोगों ने नीलामी की प्रक्रिया में जो है कि सुधार के लिए अपने कुछ सुझाव दिए हैं। तो इसी संदर्भ में आपको जो है कि विकल्प जो दिए हैं उन पर आपको विचार करना है। पहला है कि यह बताना है आपको कि इन्होंने जो नीलामी की प्रक्रिया विकसित की थी वो सबसे पहला उसका प्रयोग किस इसमें से जो भी नाम दिए गए किसके द्वारा किया गया। पहला विकल्प है यूनाइटेड स्टेट फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन द्वारा, दूसरा है ज्यूरिक माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया मिनरल कॉरपोरेशन द्वारा, चौथा है कि दक्कन नेचुरल रिसोर्स कॉरपोरेशन द्वारा। तो इसमें से जो सही आंसर है वह क्या है आपका ए, यूनाइटेड स्टेट फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन द्वारा ही क्या किया गया था। जब स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई थी तो इसका प्रयोग 1994 में किया गया था और बाद में जब यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया तो पता चला कि हाँ जो नीलामी की प्रक्रिया है वो काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है, सरल और आसान हो सकती है। उसके बाद अन्य देशों ने इसको अपनाया, तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये है। उसके बाद अगला प्रश्न जो आपके प्रश्न पर है स्क्रीन पर है, किलिमंजारो पर्वत के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। यह उत्तर पूर्व तंजानिया में स्थित है। दूसरा विकल्प, यह विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग पर्वत है। तीसरा, इस पर्वत पर बर्फ की उपस्थिति है। चौथा, यह सबसे नवीन बलित पर्वतों में शामिल है। अब इसमें से कोई एक ऐसा विकल्प है जो असत्य है, उसका आपको चयन कर लेना है। तो अगर आप देखें तो इसमें असत्य कथन जो मिलेगा वह मिलेगा डी, ये सबसे नवीन बलित पर्वतों में शामिल नहीं है। मैंने आपको बताया था जो किलिमंजारो पर्वत है वो फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल नहीं है, वह वॉल्केनो माउंटेन का एग्जाम्पल है। और वॉल्केनो माउंटेन है वह किस प्रकार का फ्री स्टैंडिंग का मतलब ये है कि जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था हिमालय को जैसे हम लेते हैं तो आप मान लेते हैं अगर हिमालय को इस तरह से देखें तो ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक ये क्या हिमालय की एक रेंज है। इसी में आपको जो है कि एवरेस्ट भी दिखाई देगा, ऊंचे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र दिखाई देंगे। तो इसमें जब ऊंचे पर्वत बनते हैं तो वो अलग है। लेकिन जब फ्री स्टैंडिंग का मतलब होता है कि ये रेंज नहीं है बल्कि एक जगह इस तरह से बहुत ऊंचा सा क्या हुआ है एक पर्वत खड़ा हो गया है, तो इसको बोलते हैं फ्री स्टैंडिंग। और सही बात है, विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। इससे ऊंचा कोई दूसरा फ्री स्टैंडिंग अर्थात ऐसा पर्वत जिसके जो किसी रेंज का भाग नहीं है
उसको बोलते हैं हम फ्री स्टैंडिंग। तो इस तरह सा कोई और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है। और इसमें लिखा गया नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत नहीं है। नवीन वलित पर्वतों में कौन सा आता है? हिमालय आता है, आपका मध्य हिमालय आता है, शिवालिक वाले भाग आते हैं। रॉकीज एंडेज को हम वलित पर्वतों में लाते हैं, लेकिन यह जो है कि आपका वलित पर्वत का एग्जाम्पल नहीं है और ना ही ये सबसे नवीन है। और बाकी इस पे जो है कि ये फ्री स्टैंडिंग है, बिल्कुल सही है। ये तंजानिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, तंजानिया में ही है लेकिन उसके उत्तर पूर्व डायरेक्शन में, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बर्फ की भी उपस्थिति है, बिल्कुल सही है। मैंने बताया था कि इसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है, लगभग 6000 अगर हम अराउंड में देखें तो 6000 मीटर है। और इसके कारण मैंने बताया था जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है, उसकी वजह से यहाँ पे बर्फ भी मिलती है। अगला प्रश्न है किलिमंजारो पर्वत के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। यह भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। दूसरा, यह पर्वतारोहियों के लिए अनुकूल माना जाता है। तीसरा, यह किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है जिसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। डी विकल्प, मावेंजी, सिरा और शंकु सुप्त अवस्था में है। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा जो प्रश्न है, कौन सा जो विकल्प है वह गलत है, ये आपको बताना। इजी प्रश्न है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो देखिए एक एक करके अगर हम इन पर विचार करें तो ये भूमध्य रेखीय जलवायु में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इक्वेटर गुजरता है, इसी वजह से लोगों को भरोसा नहीं होता कि यहाँ पर बर्फ भी मिल सकती है, लेकिन बर्फ मिलती है। दूसरा, ये पर्वतारोहियों के लिए अनुकूल माना जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस पर ट्रैकिंग करना आसान है। हालांकि इतना भी आसान नहीं है कि आप 2-3 घंटे में कर लें, लगभग इस पर 5 से 6 दिन का समय लगता है। बहुत फास्ट तरीके से अगर आप करें तो भी 2-3 दिन लग जाता है। हालांकि कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड हैं जो 24 घंटे में कंप्लीट हुए। उसके बाद सी विकल्प, यह किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है जिसे जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। वहीं अगर देखा जाए तो इसमें जो डी विकल्प है ये क्या है आपका? गलत है। इसमें लिखा है मामेंजी सिरा शंकु सुप्त अवस्था में हैं। तो इसमें देखिए ये क्या है, जो मामेंजी और सिरा जो शंकु हैं ये सुप्त अवस्था में नहीं है, ये निष्क्रिय हो चुके हैं। और मैंने बताया था कि 3 यहाँ पर जो है कि शंकु हैं और जिन इसका एक और है वो है कीबो। तो जो कीबो है यह सुप्त अवस्था में है। सुप्त अवस्था में होने का मतलब है कि इसमें दोबारा भी जो है कि क्या हो सकता है, ज्वालामुखी की क्रिया हो सकती है। ये जो मामेंजी और सिरा है निष्क्रिय हो चुके हैं, इनके अंदर अब जो है कि विस्फोट होने की जो संभावना है वह नहीं है। तो इस तरह से इसमें लिखा है ये सुप्त अवस्था में है जबकि निष्क्रिय है। और इनको और मैंने बताया कि जो कीबो है यही सिर्फ सुप्त अवस्था में, तो इस तरह से जो डी विकल्प है वो गलत हो गया। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर वह है पर्वतीय वनस्पति के संदर्भ में आपको क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है। पहला जो विकल्प है वह है कि सभी पर्वतों पर बढ़ती ऊंचाई के साथ वनस्पति की सघनता कम होती जाती है। दूसरा विकल्प है पर्वतीय क्षेत्र में अल्पाइन वनस्पति सामान्यतः 3000 मीटर से ऊपर मिलती है। और जो सी विकल्प है पर्वतों की तलहटी में उष्णकटिबंधीय वन हर जगह पाए जाते हैं। जो डी विकल्प है वह है कि पर्वतीय वनस्पतियां बढ़ती ऊंचाई के साथ मुलायम होती जाती हैं। एक एक करके कथनों पर अगर हम विचार करें तो यह है कि पर्वतीय वनस्पतियां जो है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ मुलायम होती जाती हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वनस्पतियां मुलायम। दूसरा, पर्वतों की तलहटी में उष्णकटिबंधीय वन हर जगह पाए जाते हैं। तो अब देखिए इसमें एक थोड़ा सा पेच ये है कि पर्वतों की तलहटी में उष्णकटिबंधीय वन हर जगह तभी पाए जाएंगे जब यह जो माउंटेन है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो। जैसे अगर हम कहें कि अगर कोई माउंटेन है वह 40 डिग्री या 60 डिग्री लेटीट्यूड या अक्षांश पर है तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया? गलत हो गया। वहीं पर्वतीय क्षेत्र में अल्पाइन वनस्पति सामान्यतः 3000 मीटर से ऊपर मिलती है, सही है। सभी पर्वतों को बढ़ती ऊंचाई के साथ वनस्पति की सघनता कम होती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये भी जो विकल्प है थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि होता क्या है कि ठीक है एक बात सही है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, वनस्पति की सघनता कम होगी। लेकिन कल्पना करिए कि अगर यहाँ पर ये पर्वतों पर वर्षा देखें तो मान लेते हैं ये हवाएं आ रही हैं और ये हवाएं जो टकराकर यहाँ पर ज़्यादा वर्षा कर रही तो यहाँ सघनता क्या होगी? ज़्यादा होगी कंपेयर टू यहाँ के। और वहाँ उसके अलावा यहाँ पर भी क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्वत है जहाँ पे समान वर्षा होती है तो ये बात सही है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे सघनता कम होती जाएगी।
ध्यान रखिएगा, इसका एक अपवाद हो सकता है जो मैंने आपको बताया कि अगर वर्षा बीच वाले भाग में होती है तो वहां पर क्या होगा, सघनता ज्यादा होगी, तो उस तरह से तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर वर्षा लगभग एक जैसी हो रही है तो जैसे जैसे क्या होगा, ऊंचाई बढ़ती जाएगी, सघन वनस्पति की सघनता कम होती जाएगी। कारण क्या है, ऊंचाई के साथ वर्षा की मात्रा में कमी आती है। जो मिट्टियों की परत होती है, पर्वतीय मिट्टियों की, वो भी क्या होती है, कम होती है। इसके वजह से वहां पे कम वनस्पतियों का विकास हो पाता। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। बीआरओ के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तीसरा विकल्प है बीआरओ वर्ष 2020-21 में 102 पुलों का निर्माण करेगा। डी विकल्प है 9.2 किलोमीटर लंबी जो टनल का निर्माण किया गया है, अटल टनल का निर्माण किया गया है, वो भी बीआरओ के द्वारा किया गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से एक असत्य कथन का चयन करना है और आपके लिए जो है कि काफ़ी आसान होगा। अगर इसमें आपने एक चीज नोट किया होगा तो इसमें लिखा है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो इस तरह से अगर यह रक्षा मंत्रालय होता तो सही होता, गृह मंत्रालय, इस वजह से बी विकल्प क्या हो गया, असत्य हो गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बीआरओ द्वारा हाल ही में 44 पुलों का निर्माण 7 राज्यों में किया गया है। इनमें सर्वाधिक पुल किस राज्य या क्षेत्र में है, यह आपको बताना है। तो ये आपके लिए काफ़ी इजी प्रश्न हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले है लद्दाख, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो भी विकसित किए गए हैं वो है जम्मू कश्मीर में 10, और उसके अलावा जितने भी हैं सब में 8 जो है कि पुलों का निर्माण किया गया। टोटल 24 किया गया था, तो ये जो है 44 टोटल किया गया था, जो कि 7 राज्यों संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित थे। तो 10 जम्मू कश्मीर में, बाकी जो है कि 8 और किसी में 4 और किसी में कम किए गए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है न्यू कैलेडोनिया के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। न्यू कैलेडोनिया अभी काफी चर्चा में बना हुआ था, इससे जुड़ा प्रश्न है। पहला विकल्प है यह फ्रांस की संप्रभुता के अधीन दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय क्षेत्र है। दूसरा, यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा जो नगर है वह है नोमिया। तीसरा विकल्प है यहाँ के मूल कनक समुदाय की आबादी घटकर 29% रह गई है। डी, यहाँ हाल ही में एक जनमत संग्रह हुआ था जिसमें यहाँ के लोगों ने फ्रांस से अलग न होने का निर्णय लिया है। इसमें से अब बताना है कौन सा कथन जो है कि असत्य है। तो आपके लिए इजी है, इसमें मैंने आपको बताया था न्यू कैलेडोनिया के संदर्भ में, और मैंने कहा था कि 39% जो आबादी यहाँ की वह जो है कि कनक समुदाय की है। हालांकि इनकी जो आबादी कम हुई है, लेकिन वो 29 नहीं 39% अभी बची हुई है। और इसी की वजह से यहाँ के कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि वह स्वतंत्र अपना जीवन शैली अपनाएं और वो एक तरह से जनजाति समुदाय से बिलोंग करते हैं, उसी तरह से रहें। बाकी जितने विकल्प हैं ए, बी और आपका डी, ये सही है। आपका यह विकल्प क्या था, गलत था। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के किस अध्याय में गैर स्वशासित क्षेत्रों या प्रांतों की बात की गई है। तो इसमें देखिए विकल्प क्या है आपके पास जो विकल्प है वह है 11, 12, 13 और 14। अर्थात जो है कि ये जो अध्याय है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का, उसमें किसी एक में उल्लेख किया गया है ऐसे क्षेत्र जो कि गैर स्वशासित क्षेत्र हों, और गैर स्वशासित क्षेत्र का एग्जाम्पल ही क्या है, न्यू कैलेडोनिया है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है पहला आंसर, और वह है आपका अध्याय 11। अध्याय 11 में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जो अभी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, गैर स्वशासित क्षेत्र नहीं है, वो किसी जो है कि दूसरे देश के अधीन है। आखिरी विकल्प, आखिरी प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वो है ऑक्सफैम के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, यह कुछ स्वतंत्र चैरिटेबल संगठनों का संघ है। दूसरा, इसकी जो स्थापना 1992 में की गई थी, इसका मुख्यालय नैरोबी में है। तीसरा, यह गरीबी एवं असमानता जैसे मुद्दों पर कार्य करता है। डी जो विकल्प है कि हाल ही में इसने कार्बन उत्सर्जन में वर्गीय भूमिका के संबंध में एक रिपोर्ट का प्रकाशन किया। अब इसमें से देखिए जो भी विकल्प हैं, तो ऑक्सफैम ऐसी संस्थाओं के संदर्भ में जब भी रिपोर्ट आती है तो काफ़ी पॉपुलर होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसका ये याद कर लेते हैं कि उसकी स्थापना हुई कब हुई थी या क्या चीज़ें, लेकिन जो वह कार्य करती है वो अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसलिए जब भी भविष्य में
में आए कोई भी रिपोर्ट तो थोड़ा उससे जुड़ी संस्थाओं के विषय में भी हमें जानना चाहिए। तो देखिए यह एक चैरिटेबल संगठन है, बिल्कुल सही बात है, अर्थात यह नॉन प्रॉफिटेबल संगठन है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो इसमें लिखा हुआ है कि 1992 जबकि आंसर है 1942 और 1942 से ये संस्था स्थापित की गई थी और ये दिखाती है कि कहाँ पर किस प्रकार की गरीबी है, कहाँ पर कितनी असमानता है और इसी की रिपोर्ट का आप हवाला देते हैं कि दुनिया की 1% आबादी की जो है उसके पास जितना पैसा है वह गरीबों की 10% आबादी से ज़्यादा है, कई देशों के संदर्भ में तो 50% से भी ज़्यादा है। तो यह असमानता पर रिपोर्ट देती है, गरीबी पर देती है और कार्बन उत्सर्जन में वर्गीय भूमिका हाल ही में इसने रिपोर्ट प्रकाशित किया था और उसमें कहा था कि जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसमें भी वर्गीय भूमिका देखी जाती है। तो इस तरह से ये जो डी विकल्प है ये भी क्या है, सही है। और अगर ये सही है तो इस तरह से हमें क्या चुनना था, असत्य कथन, तो हमारा जो असत्य कथन है ये आपका बी विकल्प है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। तो आज के प्रश्नों में इतना ही। थैंक यू सो मच।